So, today's topic is nutrient cycling. The amount of nutrients like carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as the standing state. देखिए ये पहले जो आया था ऐसा ही स्टैंडिंग क्रॉप नाम का टॉपिक आया था। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फ़िलहाल एक पर्टिकुलर जगह पे जो भी खाने लायक फूड प्लांट के फॉर्म में अवेलेबल है, प्रोड्यूसर्स के फॉर्म में जो अवेलेबल है, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोला था। ये वैसा ही है कि एक पर्टिकुलर जगह है, उस जगह में एक पर्टिकुलर टाइम है, एक साल का वक्त ले लेते एक पर्टिकुलर जगह में, वहाँ फ़िलहाल कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और भी सारे मिनरल्स। इन सबको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। हम जानते हैं कि इनकी वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट होती है। जैसे कि डेजर्ट्स में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जितनी ब्लैक सॉइल में मिलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के होने की वजह से ही कुछ प्लांट अलग अलग जगहों पे ही ग्रो हो सकते। हर जगह पर न्यूट्रिएंट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़े थे, आप लोअर स्टैंडर्ड में सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़े होंगे। अलग अलग तरीके की सॉइल होती है और हर एक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है, कंपोजिशन डिफरेंट रहता है। उनमें जो ग्रेन्स होती है, सैंड के जो ग्रेन्स है उनकी साइज़ भी डिफरेंट होती है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट भी डिफरेंट होता है। वैसे ही यहाँ पर भी कह सकते हैं हर एक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स एक समान एक जैसे अमाउंट में नहीं हो सकते, और एक सेम जगह पे, जैसे एक पर्टिकुलर जगह ले लेते हैं, वहाँ पर भी अलग अलग सीज़न में ये न्यूट्रिएंट्स बदलते रहते। तो सीजनल बेसिस के हिसाब से भी बदलते हैं। इकोसिस्टम में तो अलग अलग ही हो गए, डेजर्ट्स में अलग है, ब्लैक सोइल में डिफरेंट है, पर सीजन्स के हिसाब से भी इनमें वेरिएशन है। विंटर में हो सकता है कि एक ब्लैक सॉइल वाला पूरा एक एरिया ले सकते हैं। आप हमारा फार्म, खुद का फार्म ही देख लो। अगर आपका खुद का एक फार्म है तो उस फार्म में भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो विंटर में डिफरेंट हो गए, समर में डिफरेंट हो गए, मानसून में डिफरेंट हो गए। क्रॉप आप डालोगे उसमें, आप कोई भी प्लांट उसमें जब धीरे 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 ग्रो करवा रहे, कल्टीवेट करवा रहे, उसके कल्टीवेशन के पहले भी शायद न्यूट्रिएंट डिफरेंट थे और आफ्टर कल्टीवेशन भी डिफरेंट हो गए। तो चेंज होता रहता है। तो यहाँ न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। अगर आप एनर्जी के बारे में भी पढ़े तब भी यही कहता है थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी का कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एक्चुअल में एक एनर्जी एक टाइप में से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ न्यूट्रिएंट्स खाली नहीं होंगे। न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम, दे आर रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन। वो एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, से गोल 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 साइकिल के फॉर्म में घूमते हैं। इसलिए इस टॉपिक का नाम न्यूट्रिएंट साइकिल है। कैसे घूमते हैं? द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। मतलब ये न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स है उसमें गोल गोल घूमते हैं। साइकिल का मतलब राउंडर राउंडर घूमते रहते हैं, साइकिल पूरी होती है। कई लोग इसको बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं। देखते क्यों? तो आप फिगर देख पा रहे हो, उस फिगर में देखिए ज़रा। उस फिगर में आपको दिखा है कि ज़मीन में कैल्शियम है, ज़मीन में नाइट्रोजन है। वो एक प्लांट ने एब्जॉर्ब किया सनलाइट से। फिर धीरे धीरे वो प्लांट जब मर गया, डिकम्पोज हुआ, देखिए उसकी लकड़ी डिकम्पोज हो रही है, तो ज़मीन में गए वो सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इस्तेमाल किए और फिर वापस अवेलेबल हो गए एक नए प्लांट के एब्जॉर्ब होने के लिए। वैसे आप समझते हैं, अगली साइकिल में भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। हमने इसके पहले के जो टॉपिक्स थे उसमें भी पढ़ा, ज़मीन में जो मिनरल्स है वो प्लांट फूड बनाने में यूज़ करता है। प्लांट से वो हमारी बॉडी में आए, या काऊ की बॉडी में गए, बफेलोस की बॉडी में गए, गोट और शिप की बॉडी में गए, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आए। जो ज़मीन में थे एक समय में जो न्यूट्रिएंट्स, वो पहले प्लांट में आए, फिर प्लांट को खाने के बाद ये हमारी बॉडी में आए, और हमारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इनके डिकम्पोज होने के बाद ये सोइल में गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने सब कुछ डिकम्पोज कर दिया, तो सोइल में वो वापस प्लांट एब्जॉर्ब कर सके वैसे फॉर्म में आ गए,
वापस प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, फूड बनाया, वापस उसको हमने खाया, ये साइकिल घूमती जाएगी। इस साइकिल में आप देखिए कि दो कंपोनेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक जो हम बात करें तो यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है, क्योंकि लिविंग चीज़ों के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स घूम रहे हैं। प्लांट से गए एनिमल्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये फूड के फॉर्म में घूमते रहते। तो बायो वर्ड वहाँ से आया, जियो वर्ड ज़मीन से आया, क्योंकि हम कहते हैं कि सोइल इज़ द मेन रिजर्वियर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो अल्टीमेटली तो सोइल में ही जाना है, इनको सोइल के थ्रू पानी में जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्लांट्स है जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो ज़मीन से ये न्यूट्रिएंट्स खींच निकालते हैं, इसलिए जियो वर्ड आया। और केमिकल इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स अपने फ्री फॉर्म में नहीं होते। ये न्यूट्रिएंट्स से हम क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलेक्यूल्स। चैप्टर 11 याद करिए। नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, डीएनए आरएनए बनाने के लिए। प्रोटीन, फैट, शुगर जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बेस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CH&O ये तो है ही। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो अल्टीमेटली कोई केमिकल के फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है, इसलिए केमिकल वर्ड आया, इसलिए नाम बन गया बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। सो फर्स्ट इज गैसियस साइकिल। द एटमोस्फियर कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, जैसे नाइट्रोजन एंड द कार्बन। अब ये गैस फॉर्म में अवेलेबल है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। ऐसे न्यूट्रिएंट जो गैस फॉर्म में अवेलेबल हो उसको गैसियस साइकिल में इंक्लूड करेंगे। सेडिमेंट्री साइकिल में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ज़मीन में है, अर्थ की क्रस्ट में है, जैसे सल्फर, फॉस्फरस, ये सब ज़मीन से प्लांट एब्जॉर्ब करता है। इनका मेन रिजर्वियर अर्थ है। जिनका मेन रिजर्वियर, जिनका सोर्स एटमॉस्फियर है, वो गैसियस साइकिल हुई, क्योंकि एटमॉस्फियर में वो गैस फॉर्म में हो गए। हालांकि नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन उसके सॉल्ट के फॉर्म में ज़मीन से ही किया जाता है, पर उसका रिजर्वियर, उसका सोर्स एटमॉस्फियर होने की वजह से उसको गैसियस साइकिल में डाला है। बाकी प्लांट नाइट्रोजन को कभी एब्जॉर्ब नहीं करता गैस फॉर्म में, ये हम पढ़ चुके 11 साइंस में। पर फिर भी गैसियस साइकिल में नाइट्रोजन को डालने की वजह यही है क्योंकि उसका मेन रिसोर्स जो है, मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फियर में गैस फॉर्म में। उसका रिसोर्स एटमॉस्फियर है, इसलिए गैसियस टाइप मिला। जिनका मेन रिजर्वियर और रिसोर्स अर्थ की क्रस्ट हो वो सेडिमेंट्री साइकिल में आएंगे, जैसे सल्फर, फॉस्फरस। तो दो तरीके की साइकिल है, हम इसमें से कार्बन साइकिल और फॉस्फरस साइकिल ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ ली 11 साइंस में। तो एनवायरमेंटल फैक्टर, सोइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, जिसको एबायोटिक फैक्टर्स भी कहा था, नॉन लिविंग फैक्टर्स, रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ये फैक्टर्स न्यूट्रिएंट्स के रिलीज़ में अफेक्ट करते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर से सॉइल में जाएंगे, सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ये सब कुछ ये फैक्टर्स अफेक्ट करता है, उनके ऊपर डिपेंडेड है। द रिजर्वियर मीट्स विद द डेफिसिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। ये न्यूट्रिएंट्स के जो वॉल्यूम है, अमाउंट है, उनमें इम्बैलेंस हो सकता है अगर इनफ्लक्स और इफ्लक्स का रेट बिगड़ जाए। देखिए, जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर होते हैं वो इन्फ्लक्स हो गया, जैसे सोइल में से कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट में एंटर हो गए, वो इन्फ्लक्स हुआ। फिर प्लांट से एनिमल में, एनिमल से दूसरे एनिमल में, फिर इन सब की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और डेड बॉडी से वापस सोइल में आ जाते हैं। ऐसे सोइल में बैलेंस बना रहता है। पर अगर इफ्लक्स, मतलब अगर डेड बॉडी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से ये लीच आउट होके, ये बाहर निकल के अगर सोइल में रिटर्न नहीं आते, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट कम होने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जितने न्यूट्रिएंट अंदर जा रहे किसी ऑर्गेनिज्म में इनफ्लक्स, वो अल्टीमेटली एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद वापस बाहर आए, रिटर्न सॉइल में इफ्लक्स, मतलब बाहर की मूवमेंट करके, तभी सॉइल में मेंटेन रह पाएगी एक पर्टिकुलर, जो हम बात कर रहे डिग्री ऑफ अमाउंट की, वो। चलिए कार्बन साइकिल को देखते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म में ये साइकिल दिखा दिया आपको, फिगर में बहुत अच्छे से दिख रहा है।
एक्चुअल में इन्होंने साइकिल तो नहीं दिखाई है, कार्बन साइकिल में डेटा ही दिखा है, साइकिल समझा ही नहीं है, सिर्फ डेटा दिखा है। हम दोनों कर लेते हैं। रिजर्वियर ऑफ कार्बन, हम जानते हैं कि कार्बन का मेन रिजर्वियर हम अब तक यही समझते आ रहे एटमॉस्फेयर है, पर ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर सिर्फ 1% ही है, सिर्फ 1% कार्बन ही एटमॉस्फेयर में है। बाकी 49% कार्बन जो पूरे अर्थ पे है, अभी पूरे अर्थ पे जितना भी कार्बन है वो 49% जितने अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, मतलब प्लांट में है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में है, प्रोटिस्टा में है, algae में है, ह्यूमंस में है, इंसेक्ट में है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में कार्बन का 49% है। क्योंकि हम जानते हैं हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन है, शुगर है, फैट है, डीएनए आरएनए है, ये सब कुछ कार्बन से ही बना है, इसलिए हम ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ करते हैं। इनके सेंटर में कार्बन है। अल्टीमेटली हमारी बॉडी में भी कार्बन फंसा है, ढेर सारा कार्बन है, इसलिए किसी ऑर्गेनिज्म को जब जलाते हैं तो वो CO2 बन के उड़ जाता है। ओशन में सबसे ज़्यादा कार्बन है, देखिए 71% डिजोल्व कार्बन। तो कह सकते हैं कि कार्बन साइकिल में सबसे ज़्यादा कार्बन अगर किसी भी जगह पर प्रेजेंट हो तो ओशन है। ओशन मेन रिजर्वियर हो गया। पर हालांकि ये कार्बन गैसियस फॉर्म में एंटर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्लांट के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इस रीज़न से हमने इसको गैसियस साइकिल में रखा था। और एटमॉस्फियरिक CO2 मेन रिसोर्स है फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के लिए। और ओशन में जो डिज़ोल्व कार्बन है, वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और फिर फूड बनाते हैं। दूसरा हम जानते हैं कि कार्बन का अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है फॉसिल फ्यूल पे भी। फिलहाल एटमॉस्फेयर में 1% ही कार्बन है, क्योंकि ढेर सारा कार्बन ज़मीन में कोयले के फॉर्म में फंसा है, ज़मीन के अंदर नेचुरल गैसेस के फॉर्म में है, पेट्रोल डीजल के फॉर्म में है, जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है उसके फॉर्म में है। अगर ये सब हम जलाएंगे तो जो एक समय में ज़मीन के अंदर था कार्बन, वो अभी जलने की वजह से CO2 बन के एटमॉस्फेयर में आ गया। तो कार्बन का अमाउंट कम नहीं होगा, पर उसका प्रपोर्शन अलग अलग जगह पे चेंज होगा। फिलहाल ओशन में 71% है, उसकी जगह चेंज होके एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा और फिर होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हम जानते हैं कि अमाउंट जो है किसी एलिमेंट का वो तो फिक्स ही रहता है, वो कभी बढ़ नहीं सकता, वो कम नहीं हो सकता। वो एलिमेंट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में धीरे 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 रोटेट करता है साइकिल की तरह, इसलिए हमने साइकिल वर्ड यूज़ किया। पर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, इसके प्रपोर्शंस में चेंज हो सकता है। ज़मीन के अंदर कार्बन का प्रपोर्शन है, ओशन में कुछ कार्बन का प्रपोर्शन है, ऑर्गेनिजम्स में कुछ कार्बन कुछ परसेंटेज में है, एटमॉस्फेयर में है। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से फ़िलहाल क्या हुआ, पेट्रोल डीजल CNG इन सब के जलाने की वजह से, वुड के जलाने की वजह से, जो कोल है उनके बर्न करने की वजह से जो ज़मीन में फंसा हुआ कार्बन था रिजर्वियर के फॉर्म में, वो अब एटमॉस्फेयर में आने लगा। तो एटमॉस्फेयरिक कार्बन का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगा, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हुई। पर वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम एक्चुअल में कार्बन साइकिल देख रहे हैं। कार्बन साइकिलिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि कार्बन साइकिल की शुरुआत एटमॉस्फेयर से होती है, ओशन से होती है, एंड थ्रू द लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। कैसे? एटमॉस्फेयर से CO2 प्लांट एब्जॉर्ब करके फूड बनाता है, वैसे ओशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो ओशन के अंदर का CO2 एब्जॉर्ब करके फूड बनाते हैं। और लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म कैसे कार्बन साइकिल को मेंटेन करते हैं? लिविंग जैसे हम है, वो हमारे ब्रीदिंग के थ्रू हम CO2 तो रिमूव करते, और डेड ऑर्गेनिज्म से उनकी जो डेथ होती है उसके बाद डिकम्पोजर्स उनको धीरे धीरे डिकम्पोज करते, उनकी बॉडी को तोड़ने लगते। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डीएनए, आरएनए सब ब्रेक होने लगेगा, तो उससे CO2 रिलीज़ होगा। तो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में CO2 प्लांट में एंटर हो रहा है, ओशन का जो है वो ओशन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड बनाने वाले उसमें एंटर हो रहा है। लिविंग जो हमारी बात करें, हम में ब्रीदिंग के थ्रू रिमूव हो रहा है एटमॉस्फेयर में, डेड ऑर्गेनिज्म में डिकम्पोजिशन से। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर, जिसमें हम जानते हैं कि CO2 प्लांट एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट की मदद से फूड बनाता है। तो अगर एन्यूअली एक प्रिडिक्शन किया जाए तो हमारे पूरे अर्थ का जो बायोस्फीयर है उसमें 4 × 10⁻13 किलोग्राम जितना कार्बन
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड में कन्वर्ट होता है। इससे एक बड़ा फायदा ये रहता है कि एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर होने से फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। यही इसीलिए तो कहा गया कि ज़्यादा प्लांट से ग्रीन हाउस कम होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो प्लांट एब्जॉर्ब करके फूड बना देंगे, तो उससे एटमॉस्फेरिक CO2 का लेवल बैलेंस में आएगा, तो ग्रीन हाउस भी नहीं होगा। अ मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर इज CO2 थ्रू रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि वापिस कहाँ से आता है ये बैग, रेस्पिरेशन से, ब्रीदिंग से। तो देखिए फिगर में देख लेते हैं। अब कार्बन साइकिल जो नहीं समझे उसको समझते हैं। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल सिस्टम से शुरू करते हैं। तो ग्रीन प्लांट दिख रहा है, उसने CO2 एब्जॉर्ब किया, CO2 एब्जॉर्ब करने की वजह से उसमें फूड बना। एक काऊ बाजू में खड़ी है, उसने वो प्लांट को खाया, तो अब वो फूड उसकी बॉडी में गया, कार्बन फूड के फॉर्म में उसकी बॉडी में गया। काऊ का काऊ डंग है, देखिए डेट्रिटस फूड चेन दिखाया है। डेट्रिटस फूड चेन में क्या होगा, काऊ का काऊ डंग है, वो डिकम्पोज करेंगे तो CO2 वापस रिलीज़ हो गया, न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हो गए, CO2 वापस एटमॉस्फेयर में चला गया और बाकी के न्यूट्रिएंट्स वापस देखिए ट्री ने एब्जॉर्ब कर लिए ज़मीन से। तो ये एक तरीके से पूरा हो गया। दूसरा, वो काव ब्रीदिंग कर रही है, तो उसकी बॉडी में जो फूड के फॉर्म में कार्बन गया था वो ब्रीदिंग के थ्रू CO2 बन के निकलेगा, डे टाइम में और नाइट में भी, क्योंकि एनिमल्स तो डे और नाइट दोनों में ब्रीदिंग करते हैं और CO2 ही रिलीज़ करते हैं, प्लांट की तरह हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस से CO2 रिमूव होता है। दूसरा देखिए, ज़मीन के अंदर पुराने एनिमल के मरने की वजह से, जो पुराने एनिमल थे, जो हमारे एंशियंट एनिमल थे, उनकी डेथ की वजह से ज़मीन के अंदर क्या बना है, ऑयल एंड गैसेस। ये हम देखें फैक्ट्री में, देखिए वो फैक्ट्री उसको बाहर निकाल रही है। फिर देखिए कार, कोल, हम ये सब जला रहे, हमने लकड़ियाँ जलाई, तो देखिए बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस, हमने सब प्लांट्स के कचरे, लकड़ियों को जलाया। उन और किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो CO2 फॉर्म होता है, तो देखिए वो एटमॉस्फेयर में चला गया। कोल के जलाने से, फिर देखिए फॉसिल फ्यूल व्हीकल में यूज़ करते हैं उससे, ऑयल और गैस के जलाने से, इन सब से भी CO2 बना हुआ एटमॉस्फेयर में चला गया। तो अल्टीमेटली ऑयल और गैस के जलने से, कोल के जलने से, फॉरेस्ट में जो लकड़ियों को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं उसके जलने से, काऊ दिख रही है उसके ब्रीदिंग में से निकला हुआ CO2, ये सब एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं। अब फिर ये CO2 प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करता है, फूड बनाता है। वो CO2 आप देखिए, अब वाटर के अंदर देखिए CO2 इन वाटर, वहाँ के एनिमल फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वो फूड को अंदर पानी के अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स है वो यूज़ करते हैं। फिर जब वो ब्रीथ करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन से, या उनकी डेथ होती है, तो डीकम्पोजन की बॉडी को तोड़ के CO2 रिलीज़ कर देते हैं। इस तरीके से ये साइकिल गोल गोल घूमने लगती है। पर ये जो अभी हमने साइकिल समझी, ये साइकिल पूछी इसलिए नहीं जाती क्योंकि ये डिटेल में साइकिल बुक में एक्सप्लेन नहीं किए। बुक में उतना ही डेटा एक्सप्लेन किया है जितना यहाँ पर लिखा है, साइकिल के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, सिर्फ डेटा के फॉर्म में कुछ फैक्ट्स आपको दिखाए गए, सेम कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल दोनों में। तो अगर सिंपल फॉर्म में समझे तो मैं आपको एकदम सिंपल फॉर्म में दिखाऊँ तो एक चीज़ ये समझनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉसिल के फॉर्म में, जो फ्यूल के फॉर्म में, ऑयल और गैसेस के फॉर्म में है, कोल है, लकड़ियाँ है, इन सब के जलाने से एटमॉस्फेयर में आता है। फिर ये CO2 प्रोड्यूसर्स, प्लांट, algae, फाइटोप्लैंक्टन जो वाटर में होते हैं, वो सब फूड बनाने में यूज़ करते हैं। वो फूड हम लोग खाते हैं, एनिमल। फिर हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो CO2 बन के बाहर आता है, हमारी डेड बॉडी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के डिकम्पोज होने से ये CO2 वापस एटमॉस्फेयर में बेक आता है। एकदम सिंपली कि कार्बन साइकिल कैसे चलती है। सो प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर ऑल्सो रिलीज CO2, जो हमने लास्ट में पढ़ा। हम सब की बॉडी में प्लांट के थ्रू फूड के ज़रिए कार्बन अंदर आया था, और फिर हम ब्रीदिंग करते उससे वो बाहर गया, और हमारी डेड बॉडी और हमारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वेस्ट है उसको ये डिकम्पोजर खाएंगे, तो उससे वो CO2 एटमॉस्फेयर में चला गया। इसलिए एटमॉस्फेयर से आया था, एटमॉस्फेयर में वापस चला गया, साइकिल कंप्लीट हो गई। चलिए कार्बन साइकिल का और डेटा देखते हैं। सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन।
देखिए कुछ जो कार्बन है वो कहाँ फंस जाता है, सर्कुलेशन में नहीं आ पाता। जैसे देखिए पुराने समय में जो एनिमल थे उन्होंने प्लांट को खाकर अपनी बॉडी इंक्रीज़ की थी, फिर अचानक से वो मर गए और ज़मीन के बीच में दब गए और उनका बन गया फॉसिल फ्यूल, कोल बन गया, फॉसिल फ्यूल बन गया। अब ये जो उनकी बॉडी में कार्बन था वो सालों से ज़मीन के अंदर ही पड़ा रहा, ये कभी सर्कुलेशन में एटमॉस्फेयर में रिटर्न होके आया ही नहीं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेडिमेंटेशन मतलब जिनके जो पोर्शन है बॉडी के वो अगर ज़मीन में गड़ जाते और रुक जाते और डिकम्पोज नहीं होते तो उनकी बॉडी का जो कार्बन है वो फॉसिल फ्यूल बन जाता है या फिर उस फॉर्म में वहाँ पर रुक जाता है, तो सर्कुलेशन में रिटर्न नहीं आता। खास करके मतलब एटमॉस्फेयर में रिटर्न नहीं आता, इसलिए फिर वापस आगे सर्कुलेट नहीं होगा। बर्निंग ऑफ वुड, अगर लकड़ियाँ जला रहे, फॉरेस्ट फायर, ऑर्गेनिक मैटर को अगर जला रहे हम, फॉसिल फ्यूल जला रहे, वोल्केनो अगर इरप्ट हो रहा है तो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगा। इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। खास करके वोल्केनो एक्टिविटी ये सब ये नेचुरल प्रोसीजर है। फॉसिल फ्यूल और वुड बर्निंग ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, देखिए कार्बन साइकिल में ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। डिफॉरेस्टेशन हमने किया, डिफॉरेस्टिफिकेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटे गए। जंगल के काटने से जो CO2 प्लांट एब्जॉर्ब करता था पहले, अब वो उतना अमाउंट में नहीं कर पा रहे, प्लांट ही कम हो गए तो एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ गया, ग्रीन हाउस हो गई इफेक्ट। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम पेट्रोल जला रहे, डीजल जला रहे, हम नेचुरल गैसेस बर्न कर रहे, उससे भी CO2 निकल रहा है, उससे भी एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ता जा रहा है। तो हमारे फॉसिल फ्यूल के जलाने से CO2 बढ़ा, लकड़ियों के जलाने से CO2 बढ़ा, तो एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ता जा रहा है, पर उसको जो एब्जॉर्ब कर रहे ऐसे प्लांट्स तो बहुत कम बच गए क्योंकि हमने जंगलों भी काट दिए, जंगलों को भी। तो अल्टीमेटली जो CO2 का एक हेल्दी रोटेशन होना चाहिए वो बंद हो गया। जो CO2 प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फिक्स करते थे वो कम हो गया। इस रीज़न से एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट बढ़ गया। अब देखिए फॉस्फरस साइकिल, इसमें भी डेटा है, इसकी कोई एक्चुअल साइकिल आपको दिखाई नहीं है। तो फॉस्फरस इज द कंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड एंड सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। 11 साइंस को याद करिए। तो सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल का जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वो बनता है फॉस्फोलिपिड से, जिसका दूसरा नाम लेसिथिन भी है। तो फॉस्फोलिपिड नाम में ही मीनिंग, ऐसा लिपिड जिससे फॉस्फरस जुड़ा है, तो डेफिनेटली मेम्ब्रेन में फॉस्फरस है। न्यूक्लिक एसिड, अगर आपको याद हो तो DNA में फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड थे, तो फॉस्फो मतलब फॉस्फरस होगा। न्यूक्लिक एसिड में 3 चीज़ें मेन थी DNA बनाने के लिए, मेन 3 चीज़ होती है, एक शुगर, सेकेंड नाइट्रोजन बेस और थर्ड फॉस्फरस। तो अल्टीमेटली फॉस्फरस एक कॉन्स्टिट्यूट हो गया। सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफ़र, सेल में एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसीजर में हम ATP जानते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फरस है एक ATP मॉलिक्यूल में, इसका मतलब फॉस्फरस ATP के फॉर्मेशन में भी है। तो फॉस्फरस साइकिल में सबसे पहले दिखा है कि बॉडी में फॉस्फरस कहाँ कहाँ होता है। सेकेंड देखिए, कुछ एनिमल में शेल, हम जानते हैं कि बॉडी के ऊपर जो शेल्स होते हैं, जैसे स्नेल देखिए उनकी बॉडी के ऊपर एक शेल है। बोन्स, टीथ, इन सब में भी फॉस्फरस होते हैं। तो टीथ, बोन, शेल्स ये सब फॉर्म करने के लिए भी फॉस्फरस चाहिए। द नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फॉस्फरस इज रॉक। तो नेचुरली देखें तो फॉस्फरस का मेन रिसोर्स रिजर्वियर कौन है, रॉक। वहाँ वो किस फॉर्म में होता है, फॉस्फेट्स के फॉर्म में होता है। कोई भी एलिमेंट अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, प्योर फॉर्म में आइडियली वो किसी ना किसी सोल्ट फॉर्म में होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। यहाँ ये फॉस्फेट्स के फॉर्म में है। देखिए वेन रॉक्स आर वेदर्ड, अब आप फिगर देखिए, फिगर में दिखाया है रॉक मिनरल्स, इस रॉक के अंदर फॉस्फरस है, उसका वेदरिंग हुआ। हमने आगे ही पढ़ा ससेशन में कि रॉक्स में जब वेदरिंग प्रोसेस की इफेक्ट होती है तो रॉक्स धीरे धीरे टूटने लगते हैं, लाइकेंस आती है, मोस आती है, वो रॉक्स के अंदर क्रैक करती है। उनकी डेड बॉडी से जो डिकम्पोजिशन होता है उससे जो ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होते हैं उससे क्रैक और गहरी होती है। मॉनसून, विंटर, समर का हायर टेम्परेचर ये सब इफेक्ट करता है, इसलिए रॉक ब्रेक होते हैं।
इस रॉक के ऊपर वाटर गिरने की वजह से सॉइल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो रॉक में प्रेजेंट फॉस्फेट धीरे धीरे उस पानी में, उस वाटर में डिज़ोल्व होने लगता है और फिर वो डिज़ोल्व होके कहाँ जाता है, ज़मीनों की तरफ जाता है, पॉन्ड की तरफ जाता है, ओशंस की तरफ जाता है, रिवर की तरफ जाता है और वहाँ से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए तो सॉइल सॉल्यूशन बन गया, रॉक से निकला हुआ फॉस्फोरस अब वाटर के अंदर डाइल्यूट हो गया जिसको सॉइल सॉल्यूशन बोला। वहाँ से देखिए अपटेक हुआ, किसने अपटेक किया, फिगर में दिख रहा है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर ने अपटेक किया, प्रोड्यूसर ने उसको एब्जॉर्ब करके क्या बनाया, फूड बनाया। उस फूड को किसने खाया, कंज्यूमर ने। तो कंज्यूमर ने जो खाया वो अब फूड के फॉर्म में उनकी बॉडी में फॉस्फोरस घुस गया। अब कंज्यूमर की डेड बॉडी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर्स की डेड बॉडी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दोनों ही डेट्रिटस बना रही है। देखे कुछ लीव्स जो 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 फॉल हो रहे हैं, जिनका जो गिर रहे, पत्ते गिर रहे, ब्रांचेस गिर गई प्लांट की, अब वो डिकम्पोज हो रहे। कंज्यूमर की डेड बॉडी या उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वेस्ट डिकम्पोज हो रहे, तो डेट्रिटस बना। जो मटेरियल डिकम्पोजिशन में एंटर हो रहा है उसको हम डेट्रिटस कह रहे थे। डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजर्स ने काम किया तो फॉस्फोरस उनकी बॉडी से वापस वाटर की हेल्प से लीच आउट होके वापस चला गया सॉइल सॉल्यूशन में, जहाँ से वो वापस प्रोड्यूसर में जाके अपनी साइकिल नए सिरे से शुरू कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि रॉक में फॉस्फोरस था, वहाँ से वाटर में डाइल्यूट होके गया, वहाँ से प्लांट में, प्लांट से फिर एनिमल में फूड के फॉर्म में जाएगा, फिर प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी और वेस्ट प्रोडक्ट के डिकम्पोज होने से वापस वो वाटर में सॉल्यूशन के फॉर्म में और डाइल्यूटेड फॉर्म में रिटर्न आएगा और फिर वापस प्लांट में जाएगा। ये साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी। तो वेस्ट प्रोडक्ट हमने देखा कि वेस्ट प्रोडक्ट यानी डेड ऑर्गेनिज्म वो डिकम्पोज हो रहे, इसलिए बैक्टीरिया करते हैं, फंगस करती है, वो रिटर्न कर देते हैं जहाँ से आया था फॉस्फोरस उसको वहाँ। इसलिए रिसोर्सिस में जो अमाउंट मेंटेन रहना चाहिए वो ऑलवेज मेंटेन रहता है। डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल, ये समझने के लिए बस ऐसे ही रखा है। तो कार्बन साइकिल एटमॉस्फेरिक इनपुट इज़ हायर। कार्बन साइकिल में भले कार्बन का मेन रिजर्वियर ओशन है, पर फिर भी एटमॉस्फेयर में कम कार्बन डाइऑक्साइड है, पर फिर भी एटमॉस्फेरिक इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में लेती है। फॉस्फोरस में एटमॉस्फेरिक इनपुट मच स्मॉलर है क्योंकि वो ज़मीन से एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको एटमॉस्फेयर से प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता, प्लांट उसको रूट से एब्जॉर्ब करता है, ज़मीन से, वाटर के थ्रू। वाटर में डाइल्यूटेड होते हैं जो सॉल्ट्स, वहाँ से अंदर आता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड आता है हवा से अंदर। देयर इज़ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड में गैसियस एक्सचेंज है। देखिए CO2 गैस के फॉर्म में प्लांट में आया, फूड बन गया, वो फूड हमने खाया, फिर हमारी बॉडी से ब्रीदिंग प्रोसेस में यही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन के बाहर चला गया गैस फॉर्म में। तो प्लांट में आया था गैस फॉर्म में, हमारी बॉडी में आने के बाद एटमॉस्फेयर में रिटर्न भी गया गैस फॉर्म में। जबकि फॉस्फोरस साइकिल में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। फॉस्फोरस का गैसियस एक्सचेंज एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल है, जिसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर। फॉस्फोरस ऑलवेज हमारी बॉडी से सीधा सॉइल में जाता है। हमारी डेड बॉडी या तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिकम्पोज होती है तो फॉस्फोरस सीधा सॉल्ट के फॉर्म में ज़मीन में ही चला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब ये लास्ट इस चैप्टर का, इकोसिस्टम सर्विसेज। सबसे छोटा पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास करके फिलोसॉफिकली एक समझने वाला टॉपिक है। इकोसिस्टम हमें क्या क्या सर्विसेज दे रही है। तो देखिए द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम की प्रोसेस से हमें जो जो सर्विसेज मिल रही है, जिससे हम अपनी लाइफ चला पा रहे, उसको बेहतर बना पा रहे, क्वालिटेटिव बना पा रहे, वो इकोसिस्टम सर्विसेज हो गई। देखिए इस फिगर में दिखा है कि किस किस किस्म की सर्विसेज इकोसिस्टम से मिलती है हमें। तो देखिए हमारी बुक में जो है वो ज़रा देखते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ अ हेल्दी फॉरेस्ट। अगर एक फॉरेस्ट बहुत हेल्दी है तो वो हमें क्या क्या सर्विसेज दे सकता है। प्योरीफाई एयर एंड वाटर, हम जानते हैं कि प्लांट्स एयर को प्योरीफाई करते हैं और वाटर को भी।
ज़मीन में वाटर प्योरीफाई होता है। कितना ख़राब पानी हो अगर ज़मीन में चला जाए तो वहाँ की लेयरिंग की वजह से, सॉइल का जो एक लेयरिंग पैटर्न है उसमें अलग अलग जो साइज़ के ग्रेन्स है उसकी वजह से धीरे धीरे फ़िल्टर होता हुआ पानी नीचे पहुँचेगा, और नीचे पहुँचने के बाद ये पानी एकदम प्योर हो जाता है। देखिए, ड्रॉट्स और फ्लड से भी बचाता है। हम जानते हैं जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे, जहाँ ज़्यादा प्लांट और फॉरेस्ट, वहाँ सूखा नहीं पड़ता। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि बारिश सबसे ज़्यादा वहाँ होती है जहाँ ज़्यादा प्लांट्स है, क्योंकि प्लांट्स की ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए क्लाउड सेटल होते हैं और फिर रेनिंग होती है। फ्लड्स भी कम आएंगे, वो फ्लड्स को भी रोकते हैं। अगर फ्लड आते भी है तब भी प्लांट्स ज़मीन को इरोजन से रोकता है। कहते हैं कि प्लांट्स के जो रूट्स है वो ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं, इसलिए सॉइल बच जाती है, मॉनसून में उसका इरोजन नहीं होता। और अगर फॉरेस्ट और प्लांट का प्रपोर्शन बराबर होगा तो ऐसी जगह पे फ्लड नहीं आएगा, बारिश का पैटर्न बैलेंस में रहेगा। साइकिल न्यूट्रिएंट्स, हम जानते हैं कि प्लांट्स ही है जो CO2 को अंदर लेते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में आते हैं। प्लांट्स ही है जिनकी वजह से फॉस्फरस, ऐसे ढेर सारे मिनरल्स ज़मीन से फूड के फॉर्म में हमारे अंदर आते हैं और फिर सॉइल में रिटर्न होते हैं। इसलिए न्यूट्रिएंट साइकिल घुमाता है। जनरेट फर्टाइल सॉइल, प्लांट्स की वजह से हम कह सकते हैं कि पूरा जो फॉरेस्ट है वो सॉइल को बहुत फर्टाइल बनाता है। जितनी ज़्यादा लाइफ ग्रो होगी सॉइल पे उतनी ही सॉइल फर्टाइल होगी। और प्लांट तो खास बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं वो ज़मीन के डीपर पोर्शन से न्यूट्रिएंट को खींच निकालते हैं, और फिर जब ये मरते हैं तब इनकी डेड बॉडी और इनके वेस्ट मटेरियल जैसे फॉलन लीव्स है उनके डिकम्पोज होने से वो जो न्यूट्रिएंट है वो सुपरफिशियल सरफेस को फर्टाइल कर देते हैं। तो इनका काम है ज़मीन के डीपर पोर्शन से न्यूट्रिएंट को खींच के बाहर निकालना और फिर अपर सरफेस को फर्टाइल बनाना, जिससे नई लाइफ शुरू हो सके। नए छोटे छोटे प्लांट जो है ग्रास, हर्ब्स, वो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो सके, उनका भी ग्रोथ पॉसिबल करवाते हैं। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये हम जानते हैं कि जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ वाइल्ड लाइफ है क्योंकि ये उनका घर है। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका घर ही फॉरेस्ट है, तो डेफिनेटली फॉरेस्ट होगा तो ये एनिमल भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और ये अर्थ पे सर्वाइव करेंगे, इनका एग्जिस्टेंस बचा रहेगा। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, इसका भी सेम मतलब हुआ। अगर हैबिटेट है, प्रॉपर लोकेशन है जहाँ हम रह सकते, खुद को सर्वाइव कर सकते, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते, फॉरेस्ट अच्छा खासा फॉरेस्ट हेल्दी है, डेवलप है, तो फूड भी मिल जाता है हमें, ना सूखा पड़ रहा है, ना ड्रोट है, ना फ्लड है, पानी भी जितना चाहिए, वाटर अवेबिलिटी भी प्रॉपर है, तो डेफिनेटली वहाँ पर लाइफ ग्रो होगी और ढेर सारी स्पीशीज़ वहाँ पर ग्रो होगी, तो वहाँ रिचनेस ज़्यादा होगी स्पीशीज़ के नंबर्स। पोलिनेट क्रॉप्स, हम जानते हैं कि क्रॉप्स के अंदर फ्लावर आते हैं और फ्लावर आने के बाद ही, फर्टिलाइजेशन के बाद ही वो फ्लावर ग्रेन्स, पल्सीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, इन सब में कन्वर्ट होता है। अगर पोलिनेशन ना हो तो क्रॉप से हम कुछ भी खाना नहीं पका सकते। प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, ये प्लांट ही है जो ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से और अपने अंदर फूड बना के, लकड़ी बना के स्टोर कर लेते हैं, जिस रीज़न से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि एक्सट्रीम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग करेगा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और उसकी बहुत एबनॉर्मल नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकती है आज की लिविंग इकोसिस्टम को और ह्यूमन पॉपुलेशन को, जो हम जान चुके हैं पॉल्यूशन वाले चैप्टर में। प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, लोग क्यों जाते हैं फॉरेस्ट में घूमने के लिए? क्योंकि एक लुक है, एक ब्यूटी है, आसपास वो ब्यूटी नहीं है। नेचुरल ब्यूटी से ऑलवेज़ हम अट्रैक्ट हुए हैं और होते रहेंगे, ये ब्यूटी हमें ऑलवेज़ अट्रैक्ट करती है। हमें कुछ नया नया देखने का शौक़ है, रूटीन देख के हर एक इंसान बोर हो जाता है, इसलिए वो चाहता है कि अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग चीज़ें देखे जो नेचर ने बिल्ड की है। ग्रीनरी ऑलवेज़ आँखों को अट्रैक्ट करती है, तो एक एस्थेटिक लुक है। कल्चरल वैल्यू भी है, कुछ कुछ प्लांट्स देख लो वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तुलसी देखिए, अशोका देखिए, पीपल देखिए आप। स्पिरिचुअल वैल्यू भी है, कल्चरल से जुड़ी हुई चीज़ें जनरली स्पिरिचुअल वैल्यू से ही जुड़ी है। तुलसी हर एक रिलीजियस, हमारे हिंदू रिलीजियस में तो जैसे आप देख लीजिए कि तुलसी का बहुत बड़ा यूज़ है, हर एक जगह पर उसका इम्पोर्टेंस है।
तो ये हो गया इकोसिस्टम का जो सर्विस वाला पार्ट है वो। अब और एक छोटा सा टॉपिक वो देखते हैं, उसके साथ ये चैप्टर फिनिश होगा। ये है इकोसिस्टम सर्विसेज का फोटो जो थोड़ा मैंने बड़ा कर का दिखाया आपको। अब लास्ट रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उसके कलीग्स, इन्होंने नेचर ने हमें जो लाइफ सपोर्टिव सर्विसेज दी है उसको प्राइस का टैग लगाया। हम नेचर से ऑक्सीजन ले रहे, हम प्लांट से फूड ले रहे, हम नेचर की बनाई हुई ज़मीन पे घर बांध के वहाँ रह रहे, और हमने एग्रीकल्चर लैंड यहाँ बनाई, उसी से हम फार्मिंग कर रहे। हमें सारे न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर या तो सॉइल से मिलते हैं, जो वाटर मॉनसून के ज़रिए हमारे पास आता है जिसको हम पीते वो भी नेचर का दिया गया। तो यहाँ पर जो कुछ भी इस्तेमाल हम कर रहे वो नेचर का है, इवन आपकी खुद की बॉडी भी। क्योंकि जब आपका बर्थ हुआ तब आप एक सिंगल सेल थे, आपने जाइगोट से अपनी लाइफ की शुरुआत की थी, और आपकी मदर ने धीरे धीरे फूड इंटेक किया, उस फूड की वजह से आपकी बॉडी इंक्रीज़ हुई, वो फूड प्लांट से आया और अल्टीमेटली वो इकोसिस्टम से ही आया, नेचर से ही। तो आपकी खुद की बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं वो भी नेचर के दिए हुए, मतलब इवन आपकी खुद की बॉडी के ऊपर भी आपका खुद का अधिकार नहीं है, वो नेचर का दिया हुआ है। मतलब नेचर ने इतना सब फॉर्म किया, पर ये सब मुफ्त में दिया, इसकी कोई कॉस्ट नहीं ली, इसीलिए हम इसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे। तो कॉन्स्टेंजा ने अवेयरनेस के लिए, मेंटेनेंस के लिए नेचर की ये जो सपोर्टिव सर्विसेज है उसको टैग दिया। उसने कहा अगर नेचर एक साल में हमें जो भी फंडामेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिससे हम अपनी लाइफ चला पा रहे, उसकी कॉस्टिंग हो सकती है एवरेज $33 ट्रिलियन। पूरी दुनिया का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, जितनी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पूरी दुनिया की कंट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग करके करती है, जिसको GNP ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, वो $18 ट्रिलियन है। ये उससे भी डबल नेचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। कहते फ्री की कोई कीमत नहीं होती, उसकी कोई कदर नहीं होती। पर रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा इसको प्राइस दे के ये साबित करना चाहते थे कि इतने सारे अमाउंट की जो सर्विसेज है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे, ग्रांटेड की तरह ले रहे। तो अगर ये टैग हमें पता चले तो हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि हम कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट कर रहे, और ये सर्विसेज का हम प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, और ना ये रिसोर्सेज को मेंटेन भी कर रहे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सर्विसेज है वो यूज़ करने के लिए ये, पर इनका मेंटेनेंस भी उतना इम्पोर्टेंट है, उसको समझाने के लिए उन्होंने ये एवरेज प्राइस टैग दी। आउट ऑफ दिस टोटल कॉस्ट द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%। ये टोटल कॉस्ट में से सॉइल फॉर्मेशन का 50% पार्ट है। 33 ट्रिलियन जो $, है उसमें से 50% सॉइल फॉर्मेशन के लिए। जो रिक्रिएशन है, नए सिरे से वापस क्रिएट करना लाइफ को, न्यूट्रिएंट साइकिल चलाना, वो 10% है, लेस देन 10%। मतलब रिक्रिएशन से 10% से थोड़ा कम, और न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए भी 10% से थोड़ा कम। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट का रेगुलेशन करने में नेचर 6% का उस प्राइस में से रोल प्ले करती है। $33 ट्रिलियन हम उसमें से 6% कर सकते हैं, किसमें, क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए 6%, हैबिटेट के लिए 6%। तो जो हैबिटेट बनाए जाते हैं जैसे जंगल, फॉरेस्ट, जिसमें वाइल्ड लाइफ रह सके, जो वाइल्ड एनिमल है, तो उनके फॉर्मेशन के लिए भी 6% है, और क्लाइमेट रेगुलेशन में भी। रिक्रिएशन और न्यूट्रिएंट साइकिल ईच के लिए 10% से थोड़ा कम, सॉइल फॉर्मेशन में 50%। ये जो परसेंटेज दिखाई है वो आप $33 ट्रिलियन है उसके परसेंटेज कर सकते। उतना पैसा इन सारी चीज़ों में लग रहा है, एक्चुअल में नहीं लग रहा, पर इनको प्राइस दिए कि भी सॉइल बनाने में इतना पैसा लगा, नेचर ने हमसे मांगा नहीं। नेचर ने क्लाइमेट रेगुलेट करने में जो भी उनके एफर्ट्स लगाए उनका इतना पैसा हो सकता है। हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ में $33 ट्रिलियन के 6% उतना हो सकता है, पर हमसे डिमांड नहीं किया। एक मोरल ड्यूटीज़ डेवलप हो, एक मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हो, एक एथिकल मोरालिटी डेवलप हो, उसके लिए ये टॉपिक लास्ट का था वो इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है, इकोसिस्टम। एंड ऑफ समवन स्टोरी इज़ द बिगिनिंग ऑफ अदर्स। दूसरों की स्टोरी का अंत किसी और की स्टोरी की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर ये नया चैप्टर पूरा हुआ, पर ये मेरी स्टोरी का एंड है। यहाँ से आपकी रीडिंग का बिगिनिंग होगा, लर्निंग का बिगिनिंग होगा।
किसी और की स्टोरी का एंड आपकी शुरुआत, आपकी बिगिनिंग हो सकती है।